Hello guys, I am Vinit Kumar. Welcome to my YouTube channel Renaissance Study Point. रेनेसां स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज रेनेसां स्टडी पॉइंट आपके लिए लेके आया है भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास। तो आज हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है उसका जो निर्माण है और उसका जो विकास है किस तरह से हुआ। तो उन बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो बात कहाँ से स्टार्ट होती थी कि बात क्या 15 अगस्त 1947 को हमारा जब देश स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्रता के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम अब अपने इतने बड़े देश को किस तरह से संचालित करें। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। हम अपने इतने बड़े देश को किस तरीके से इसके आगे सरकारें का निर्माण करें, किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था को संचालित करें, ये कुछ नहीं पता था। इसके लिए आवश्यकता थी एक कानून व्यवस्था की, एक ऐसे संविधान की जिससे हम अपने देश को सही तरीके से सही ढंग से उसको संचालित कर सकें। तो इसी बात को लेकर क्या था कि बात आती है 1946 की। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन में जो थे एक प्रस्ताव पास किया गया, एक निर्देश दिया गया कि कैबिनेट मिशन के आधार पर यहाँ पर एक संविधान सभा का जो निर्वाचन करना था, इसका संविधान सभा का निर्वाचन करना था और उसका गठन। तो 1946 कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है कि यहाँ पर भारतीय संविधान सभा का गठन हो जाता है। गठन होने के बाद एक संविधान सभा का गठन होने के बाद 24 अगस्त 1946 को संविधान सभा ने एक अंतरिम सरकार की घोषणा की। 24 अगस्त 1946 को एक अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार की घोषणा की और 2 सितंबर 1946 को गठन भी हो जाता है। तो होता क्या है कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा कर देती है संविधान सभा और उसके बाद 2 सितंबर 1946 को इसका गठन भी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये अंतरिम सरकार के बारे में। देखिए, अंतरिम सरकार क्या थी कि अभी तक हमें कोई अनुभव नहीं था कि हम अभी बिल्कुल भी स्वतंत्र हो गए थे, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमें क्या है कि अपने देश को किस तरह से संचालित करना है, किस तरीके से सब देश को चलाना है, इसका कोई अनुभव नहीं था। उस अनुभव लेने के लिए हमें कुछ सीखना था, किस तरह से सरकार बनती है, किस तरह से सरकार चलाई जाती है, कि सरकारें कैसे चलाई जाएंगी है? और किस तरह से हम अपना जो कानून व्यवस्था अपने देश पर लागू करें। ये सारी व्यवस्थाओं को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया है। मतलब एक ट्रायल, एक डेमो के रूप में हम सीखें कि भाई सरकार कैसे चलाई जाती है, एक देश को सरकार कैसे चलानी पड़ती है। ऐसी सारी चीजों को सीखने के लिए एक ट्रायल, एक डेमो के रूप में ये अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ये लगभग 1946 से लगभग 1951 तक 5 साल तक ये हम सीखते रहे और अंततः हम सीख भी गए और 1951 के बाद हम लगातार जो है हमारे देश में जो है ये सरकारें हम सही तरीके से सही ढंग से क्या था एक सरकार बनाने लगे और काम करने लगे। ठीक है, तो क्या होता है कि 2 सितंबर को इसका गठन हुआ। अब इस गठन में क्या था कि समझते बात को, जो वायसराय था इस अंतिम सरकार में, वायसराय जो था उसको जो कार्यपालिका परिषद थी उसका पदेनाध्यक्ष चुना गया था। किसको? वायसराय को अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का पदेनाध्यक्ष के रूप में चुना जाता था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पदेनाध्यक्ष के रूप में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपाध्यक्ष के रूप में।
उपाध्यक्ष या उपसभापति के रूप में चुना गया। तो इस तरह से क्या था कि अब ये पद जो थे मिल गए थे 22 तारीख को पदेनाध्यक्ष मतलब कार्यपालिका परिषद का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली प्रथम बैठक होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी करते हैं, जो एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और क्या होता है कि ये अस्थायी अध्यक्ष का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अस्थायी 2 दिन बाद क्या होता है, 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया जाता है। उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम मतलब कार्यवाही प्रारंभ होती है। संविधान सभा में कार्यवाही शुरू होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू होती है। इससे उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उससे क्या होता है 13 दिसंबर से कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप भी बना था। 13 दिसंबर 1946 से 19 दिसंबर 1946 तक टोटल 7 दिनों तक विचार विमर्श चला संविधान सभा में। इस तरह संविधान सभा में विचार विमर्श चला। इसमें कई मुद्दों पर बात की गई, कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें एक महत्वपूर्ण समिति रही है जिसको कहते हैं प्रारूप समिति। जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, जिनका संविधान के निर्माण में मुख्य योगदान था। सर्वश्रेष्ठ योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान निर्माण में रहा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस पूरी सभा में सबसे विद्वान व्यक्ति थे। इनकी इतना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। तो इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जब हुई, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो भारत का जो पूरा समाज था, जो जाति और धर्म और कई वर्गों के आधार पर बटा हुआ था, और उनको क्या एक सूत्र में बांधना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए। लेकिन वो इस समस्या से नहीं घबराए और उन्होंने क्या किया, इस समस्या का डटकर सामना किया और इस चुनौती को स्वीकार किया और बहुत ही ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के पूरे भारत के संपूर्ण भारत के समाज को एक सूत्र में बांधा और विश्व का विशालतम संविधान दिया भारत को। ऐसे महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर इनके अलावा की जैसे थोड़ा मतलब पढ़े लिखे अगर विद्वान की बात करें, थोड़ा पढ़े लिखे थे तो इनके अलावा थे बी.एन. राव, जो बी.एन. राव, ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे। ये इनको क्या था, संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको? बी.एन. राव। तो इस तरह से क्या था कि पूरा संविधान निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस पूरे संविधान निर्माण में टोटल 11 अधिवेशन हुए थे।
11 अधिवेशन हुए। 11 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, जो 11वां अधिवेशन था, उसके अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसको हमारे संविधान सभा ने उसको अंगीकृत और स्वीकार भी कर लिया था और लगभग आधे से अधिक भाग जो थे हमारे पूरे भारत देश पर लागू भी हो गए थे, बल्कि शेष कुछ भाग जो थे 26 जनवरी 1950 को लागू किए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हमारा संविधान जो था तो लगभग पूरा 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लागू भी 26 जनवरी 1949 को ही हो गया, 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। मतलब सारे बंद लगभग 26 नवंबर 1949 को ही हो गए थे, लेकिन फिर भी हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन का भी मैं बताता हूँ। देखिए इसका एक इतिहास है। क्या होता है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जो लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, 1929 में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रावी नदी के तट पर जो होता है कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, किसकी? पूर्ण स्वराज की। और निर्णय लिया जाता है कि हम अब आने वाली 26 जनवरी मतलब प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी जो 26 तारीख है, प्रत्येक वर्ष की जनवरी की जो 26 तारीख है उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये घोषणा कर दी जाती है 1929 में। और 1930 से लगातार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यही प्रक्रिया हमारे देश में 1929 मतलब 1930 से चलती चली आ रही थी। ये एक हमारी यादगार थी। अब इस तिथि को मतलब 26 जनवरी की स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस के रूप में उसको यादगार बनाने के लिए, उसको अविस्मरणीय बनाने के लिए क्या था कि 26 जनवरी को ही हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया। मतलब 26 नवंबर को ना लागू करके 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संपूर्ण जो पूर्ण संविधान है वो लागू किया जाता है। इस तारीख को हम कहते हैं पूर्ण तरीके से गणतंत्र, हमारा देश पूरा गणतंत्र घोषित हो गया था। अब कुछ पॉइंट जो है जिनके बारे में बात करते हैं कि जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। मतलब भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को हमारा जनगण राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन को अपनाया गया था। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के निर्माण का सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो प्रस्ताव था, मतलब भारत के संविधान के निर्माण का जो प्रस्ताव सबसे पहले जो था क्रिप्स मिशन 1942 जो कि विश्व युद्ध के समय में दिया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन जो कब आया था? 1942। इसमें जो था सबसे पहले भारत में भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, संविधान का जो संविधान सभा का जो एक और पॉइंट आता है कि संविधान जो सभा थी, इस संविधान सभा का जो निर्वाचन था वो एक इनडायरेक्टली सिस्टम से हुआ था। मतलब अप्रत्यक्ष प्रणाली जो थी, निर्वाचन प्रणाली जो थी, उसके थ्रू संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, इस तरह से भारत की जो संविधान सभा में अगर हम बात करें तो भारत के संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। ठीक है, कितनी थी? 15 महिलाएं थी। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित जी प्रथम है। ठीक है, अब इस तरह से क्या था कि हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का भी विवरण मिलता है, उल्लेख मिलता है। जैसे 2 झंडा समितियां थी। कैसी? 2 झंडा समितियां थी, जो एक 1931 में जो कराची अधिवेशन में गठित हुई थी। कहाँ? कराची
अधिवेशन में गठित की गई थी 1931 में, जिसके अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब क्या था कि जो पहली जो झंडा समिति थी, झंडा समिति 1931 में जो गठित की गई थी, कराची अधिवेशन में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके अध्यक्ष रह गए थे 1931 की जो पहली जो झंडा समिति थी। उसके बाद तदर्थ झंडा समिति 1947 को गठित हुई थी। कब? 1947 को गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह से ये दो झंडा समितियां थी। कभी कभी क्या कंफ्यूजन होता है कि झंडा समिति में, तो झंडा समिति के जो पहली झंडा समिति उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, 1931 में कराची अधिवेशन में गठित की गई थी। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो 1947 में गठित की गई थी। इस तरह